Hello everyone, welcome to Help Guru One channel and today we'll discuss about centralization and decentralization। और आज ये हमारा सीरीज़ 14 है और नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग करेंगे स्पैन ऑफ कंट्रोल। रेड पार्ट ऑलरेडी भी हम लोगों ने कवर कर लिया है और ये प्रीवियस सीरीज़ में है। अगर आप लोगों को चेक करना है तो आप प्रीवियस सीरीज़ को वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रलाइजेशन बेसिकली जैसे कि इस पिक्चर से भी क्लियर हो रहा है कि इसमें जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो केवल कुछ ही लोगों के पास होती है। बेसिकली सेंट्रलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो जिसमें जो भी डिसीजन मेकिंग होती है या तो वो टॉप लेवल के पास होती है या केवल कुछ ही लोग होते हैं जिनके पास डिसीजन लेने की डिसीजन लेने की अथॉरिटी होती है। सेंट्रलाइजेशन में बेसिकली जो भी काम होता है वो केवल टॉप मैनेजमेंट करता है और जो अदर मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के या अदर एम्प्लॉयज़ होते हैं वो केवल उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। और सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर को डेलीगेट कर दिया जाता है, जहाँ पर अथॉरिटीज़ को डेलीगेट किया जाएगा तो वो आपका डिसेंट्रलाइजेशन होता है। जहाँ पे जो काम होता है बेसिकली वो ज़रूरी नहीं है कि केवल हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए कुछ एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटीज़ को डेलीगेट भी कर दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डेलीगेट कर दी जाती हैं कि जिसकी वजह से वो स्मूथली अपने काम को कर पाएँ। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है कि सेंट्रलाइजेशन में जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो केवल टॉप मैनेजमेंट के पास होती है और डिसेंट्रलाइजेशन में ये सब जो अथॉरिटी होती है वो डेलीगेट कर सकते हैं और जो डिसीजन होता है डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो उसमें कई लोगों के पास हो सकती है। अब डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन दोनों के दोनों बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में काम कराने के और करने के मोड्स होते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम कर सकते हैं, किस तरीके से काम करा सकते हैं। तो उसके लिए हम ये मोड्स की बात करते हैं कि दो कैटेगरीज हमारे पास हैं, एक सेंट्रलाइजेशन और एक डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है जहाँ पे फॉर्मल अथॉरिटी या जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं वो फॉर्मल अथॉरिटीज़ के पास होंगे। वहाँ पे एक प्रॉपर हिरार्की को फॉलो किया जाता है सेंट्रलाइजेशन में। और सेंट्रलाइजेशन में जैसे मैंने आपको अभी बताया टॉप मैनेजमेंट जो होते हैं, जो टॉप मैनेजर्स होते हैं, केवल उनके पास पावर होती है डिसीजंस लेने की। और डिसेंट्रलाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो हम जो लोअर लेवल होता है उसको भी डेलीगेट कर सकते हैं, उनके पास भी छोड़ सकते हैं कि वो भी डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन सेंट्रलाइजेशन में जो भी डिसीजन मेकिंग होती है केवल वो एक सेंटर पार्ट से ही होगी, उसके अलावा वो कहीं और से नहीं हो सकती। और डिसेंट्रलाइजेशन में आप अपने जो नीचे मिडिल लेवल पे मैनेजर्स काम कर रहे हैं या लोअर लेवल पे मैनेजर्स जो काम कर रहे हैं उनको भी हम अथॉरिटी दे देते हैं कि वो भी कोई ना कोई डिसीजंस ले सकते हैं। Centralization is a form of organization structure where the decision making capability rests with the top management। सेम थिंग कि सेंट्रलाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, एक ऐसा मोड होता है बेसिकली जिसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ होंगी वो केवल टॉप मैनेजमेंट के पास होती है या फिर अ कपल ऑफ हैंड पिक्ड मेंबर्स आर इंटाइटल्ड टू क्रिएट स्ट्रैटेजीज डिटरमाइन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन विच द ऑर्गेनाइजेशन विल फंक्शन। दैट मीन्स कि या तो केवल टॉप मैनेजमेंट के पास है या केवल कपल ऑफ हैंड पिक्ड, यानी कि कुछ ही लोग हैं जो लोग डिसीजन ले सकते हैं, जो लोग स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं, जो लोग गोल बना सकते हैं, जो लोग ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड कर सकते हैं। तो वो कुछ ही लोगों के पास ये सारी की सारी पावर्स होती हैं सेंट्रलाइजेशन में। In a centralization organization, the decision making power are retained in the head office and all the officers receive the command from the main office। सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग पावर्स होंगी वो केवल हेड ऑफिस के पास होती हैं और उसके अलावा जितने भी अदर ऑफिसेज होते हैं या अदर एम्प्लॉयज़ होते हैं या अदर मेंबर्स होते हैं उन सबको वो लोग वो कमांड्स रिसीव करते हैं मेन ऑफिस से, जहाँ से वो इश्यूज़ होंगी आपको ऑर्डर्स, वहीं से आप उन कमांड्स को लेंगे और उन सब काम को फुलफ़िल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिर एम्प्लॉयज़ के पास आ जाती है। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं सेंट्रलाइजेशन के। सेंट्रलाइजेशन में जैसे मैंने अभी बताया डिसीजन मेकिंग जो होती है केवल टॉप मैनेजमेंट के पास होती है। एडवांटेज इसका ये होता है कि इजीली यहाँ पे कॉमन पॉलिसीज़ या प्रैक्टिसेस को हम
इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वेरियस डिसीजंस पॉलिसीज़ नहीं है, केवल एक ही मैनेजर ने या केवल कुछ ही लोगों ने मिलके कुछ चीज़ें डिसाइड की हैं, तो इम्प्लीमेंट करना आसान होता है कि जो भी आप रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ को प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो वो आपके लिए आसान होता है। सेकेंड एडवांटेज क्या है कि प्रिवेंट अदर पार्ट्स ऑफ द बिजनेस फ्रॉम बिकमिंग टू इंडिपेंडेंट। और ये इन सब की कोई अपने आप इंडिपेंडेंट ना हो जाए, कोई बिजनेस पार्ट उनका या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर अलग अलग वो अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सेगमेंट्स हैं तो कोई ऐसा ना हो जो अपने आप से ही इंडिपेंडेंट हो जाए, तो उन सब चीज़ों को भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये सबको साथ में लेके चलता है और डिसीजन मेकिंग जो भी होनी है फुल फ्लेज, चाहे आपके पास कितने ही डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं, कितने ही सेगमेंट आपके पास चल रहे हैं, पर डिसीजन मेकिंग जो होगी वो केवल सेंटर पार्ट पे ही होगी। नेक्स्ट, ईजियर टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल दिस फ्रॉम द सेंटर। जैसे अगर आपको बजट्स पास करने हैं या अगर आपको कोई रूल्स रेगुलेशन इम्प्लीमेंट कराने हैं तो कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना इजी है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ ही लोग कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ ही लोगों ने डिसीजंस दिए थे, कुछ ही लोगों ने स्ट्रैटेजीज बनाई थी, तो उनकी तरफ से वो कोऑर्डिनेट और कंट्रोलिंग का इशू नहीं आता। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी लिया जा सकता है और जल्दी से ही जो भी डिसीजंस होंगे उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेम वही चीज़ होती है कि क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग होगी वो टॉप मैनेजमेंट के पास है, तो डिसीजंस ले उतने ही जल्दी डिसीजंस लिए जाते हैं, क्योंकि वही लोग केवल आपस में मिलकर डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो डिसीजंस लेने की जो पावर है या डिसीजंस लेने का जो टाइम पीरियड इनका होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्विकर होता है, जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये तो एडवांटेज की बात थी। डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज होता है कि ये ब्यूरोक्रेटिक होती है। ब्यूरोक्रेटिक है ये क्यों? क्योंकि केवल इसमें जितना भी काम किया जा रहा है वो सारा का सारा काम आपका सेंट्रलाइज्ड तरफ से हो रहा है। जो भी काम हो रहा है वो केवल सेंट्रलाइज्ड हो रहा है, तो इस वजह से ये ब्यूरोक्रेटिक होती है। यानी कि ये क्या कर रही है ब्यूरोक्रेटिक, मतलब कि इसके अंदर हिरारिकी को ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है, ऑल स्ट्रक्चर्स को फॉलो किया जा रहा है, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है, लाइन ऑफ अथॉरिटीज़ को फॉलो किया जा रहा है, तो ये ब्यूरोक्रेटिक हो जाती है कहीं ना कहीं। यानी कि जो भी इसमें चीज़ें जाएंगी वो लाइन ऑफ अथॉरिटीज़ में ही फॉलो होंगी। नेक्स्ट, अब हमें ये भी पता है कि जो लोकल या जूनियर मैनेजर्स होते हैं वही कस्टमर्स की नीड्स को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, तो इसमें यहाँ पर ये डिसएडवांटेज हो जाता है कि जो लोग ये जूनियर मैनेजर्स होते हैं उनके पास डिसीजन लेने की पावर तो होती नहीं है, लेकिन कस्टमर्स की नीड्स उनको ज़्यादा अच्छे से पता होती है, क्योंकि वो ज़्यादा उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं रेदर देन टॉप मैनेजमेंट। तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग डिसीजंस नहीं ले पाते। लैक ऑफ अथॉरिटी डाउन द हिरारकी में रिड्यूस मैनेजर्स मोटिवेशन। अब यहाँ पे क्योंकि अथॉरिटीज़ आप डाउन किसी को डेलीगेट तो कर नहीं रहे हो, तो यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं वो डीमोटिवेट ज़्यादा हो जाते हैं काम करने के लिए, उनका मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है कि क्योंकि उनको कुछ भी अथॉरिटी उनके पास नहीं होती, कुछ भी पावर उनके पास नहीं होती, तो काम करने के लिए वो उतना फुल फ्लैश तरीके से काम नहीं कर पाते। नेक्स्ट, कस्टमर सर्विस डज मिसेस फ्लेक्सिबिलिटीज़ एंड स्पीड ऑफ लोकल डिसीजन मेकिंग। कस्टमर्स की सर्विसेज उस तरीके से फुलफ़िल नहीं हो पाती है, फ्लेक्सिबल नहीं रह पाती है यहाँ पे, क्योंकि उनकी उस सब काम को कराने के लिए टॉप मैनेजमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, पूरा हिरारिकी और पूरा लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करना पड़ता है। तो जब तक आप लाइन अथॉरिटी को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप उन सब चीज़ों को फुलफ़िल नहीं करा पाओगे, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं सेंट्रलाइजेशन के। और सेंट्रलाइजेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग। ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। यहाँ पर जितने भी डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो सेंट्रलाइज्ड तरीके से लिए जाते हैं, चाहे उनके आउटलेट्स कहीं पर भी हों, कितने ही आउटलेट्स उनके होंगे, पर जो भी उनके डिसीजंस होंगे, स्ट्रैटेजीज़ होंगी, हर जगह के लिए सेंट्रलाइज्ड ही होंगी, और एक ही जो उनके टॉप मैनेजमेंट होते हैं जहाँ पर केवल वही लोग उन सब चीज़ों को गवर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जहाँ पे टॉप मैनेजमेंट अपने डिसीजन मेकिंग पावर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी कहा था ना डेलीगेट कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, कई बार कुछ चीज़ों की परमिशन अपने
सबॉर्डिनेट्स को दे देते हैं, कुछ चीज़ों की परमिशंस अपने मिडिल मैनेजर्स को दे देते हैं कि आप इन सब चीज़ों में डिसीजंस लेने की पावर आपके पास है। तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है, यानी कि आपने अपनी पावर किसी को डेलीगेट कर दी, अपनी पावर आपने किसी को ट्रांसफ़र कर दी। द मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट भी यहाँ पर डे टू डे जितने भी फंक्शंस होते हैं, पॉलिसी मेकिंग होती है, उन सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। एंड हायर अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो थोड़ा सा फ्री हो जाती हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उनके पास बर्डन नहीं होता अननेसेसरी। और लेकिन जितने भी क्रूशियल मैटर्स होंगे उन सारे क्रूशियल मैटर्स को केवल हायर अथॉरिटीज़ ही हैंडल करेंगी, लेकिन उसके अलावा जो अदर आपके पास डिसीजंस होते हैं उनकी आप उनको परमिशन दे देते हो, उन सब चीज़ों से तो वो फ्री हो जाते हैं, लेकिन अब उनके पास जो भी क्रूशियल मैटर्स होते हैं केवल वही बचते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन एक आपके पास बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या एक ऐसा मोड है जिसमें आप मैनेजरियल वर्क को डिवाइड कर रहे हो, और जो भी ड्यूटीज़ हैं उन सब ड्यूटीज़ को आपने एग्जीक्यूटिव स्किल्स के बेसिस पे असाइन कर दिया होता है किसी और को कि अब ये काम मैं तो देख ही रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ आप इसमें डिसीजंस लेने के लिए इसमें अब आप भी इसमें डिसीजंस ले सकते हो, ये मैंने आपको असाइन कर दिया। तो डिसेंट्रलाइजेशन में हम अपने लोअर लेवल को या अपने मिडिल लेवल को या जो भी आपके सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको आप अथॉरिटी और पावर दे देते हो। अब इनके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकते हैं? यहाँ पर डिसीजंस जो होते हैं सेम, जो वहाँ का डिसएडवांटेज था कि वो कस्टमर्स की नीड्स को ज़्यादा अच्छे से जान सकते थे, तो ले अब जो मैनेजर्स होते हैं, मिडिल मैनेजर्स या जो आपके लोअर मैनेजर्स होते हैं वो कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट्स में ज़्यादा होते हैं, तो वो उनके अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकते हैं। तो यहाँ पर बेटर डिसीजंस हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर सर्विस। नेक्स्ट, बेटर एबल टू रिस्पॉन्ड टू द लोकल सर्कमस्टांसेस। अब लोकल जितनी भी सर्कमस्टांसेस होती हैं उनको ये अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जैसे भी उनके डिमांड्स होंगे, जैसे भी उनकी सिचुएशंस होंगी, उन सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टाफ होता है उसका मोटिवेशन लेवल भी हाई होता है, और ये एक फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम करती है, ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं ये एकदम आपके पास ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। इसमें हम क्या करते हो, हिरारिकी को लाइन ऑफ अथॉरिटी में ना कन्वर्ट करके फ्लैटर कर देते हो। और इसमें साथ साथ हम गुड वे ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग जूनियर मैनेजमेंट जो होते हैं उनको, क्योंकि डिसीजंस लेने की उनके पास परमिशन होती है, वो डिसीजंस ले सकते हैं, तो उनके साथ साथ उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी ज़रूरी होता है, तो वो भी यहाँ पर साथ साथ हो जाता है। डिसएडवांटेज बेसिकली ये है कि ये स्ट्रैटेजिक नहीं होता। नेक्स्ट, हार्डर टू इंश्योर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज एट ईच लोकेशन। और आप जो भी प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज़ होती हैं हर एक लोकेशंस के लिए, वो इंश्योर करना, वो इम्प्लीमेंट करना यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वेरियस डिसीजंस मेकर होते हैं, तो इस वजह से आप हर एक लोकेशन पे कंसिस्टेंसी नहीं आ पाएगी आपकी सेम। मे बी सम डिस इकोनॉमिकल ऑफ स्केल, यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ रूल भी क्रिएट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कोई एक अकेला या दो तीन लोग तो डिसीजंस ले नहीं रहे हैं, उनके बिहाफ पे कोई लोग डिसीजंस ले लेते हैं, तो जब यहाँ पर फिर डुप्लीकेशन ऑफ रूल क्रिएट हो जाता है कि मैं इसकी बात सुनूँ या इसकी बात सुनूँ, इसने मुझे ये काम दिया था, किसी किसी और ने मुझे ये काम दिया था, तो डुप्लीकेशन ऑफ रूल क्रिएट हो जाता है। हु प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप व्हेन नीडेड। अब यहाँ पे क्राइसिस भी होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। जब दो लोगों की आपस में बातचीत जब दो लोगों के आपस में थॉट्स मैच नहीं करते हैं, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्राइसिस होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक डिसीज़न कई बार लोगों के आपस में व्यूज़ मैच नहीं करते, थॉट्स मैच नहीं करते, तो जिसकी वजह से उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स या क्राइसिस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिसीजंस जो होते हैं वो एक नहीं ले रहा है, डिसीजंस यहाँ पे वेरियस लोग ले रहे हैं। तो जब तक उनके आपस में थॉट्स मैच नहीं करेंगे तब तक आप एक प्रॉपर डिसीजंस में नहीं आ पाओगे, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स और क्राइसिस होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती रहती हैं। और एक फाइनेंशियल कंट्रोल यहाँ पर नहीं हो पाता, यहाँ पे कॉस्ट ओवररन जो आपका करता है उसका रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है ड्यू टू वेरियस डिसीजंस मेकर, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन मेकर बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे डिसीजन जो होते हैं वो डेलीगेट किए जा रहे हैं, यहाँ पे अथॉरिटीज़ डेलीगेट की जा रही हैं, जिस वजह से यहाँ पे फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर एक ऐसा होता है जहाँ पे अगर टॉप मैनेजमेंट ही डिसीजंस ले तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो ये इन डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल आपके पास होटल चेन्स, जितने भी होटल्स हैं ठीक उन सारे के सारे होटल्स में बेसिकली क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है।
अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में भी कुछ डिफरेंस है। अगर इन दोनों की हम बात करें तो क्या डिफरेंस हो सकता है कि डिसेंट्रलाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो मल्टीपल लेवल्स के थ्रू होती है, यहाँ पे हम डेलीगेट करते हैं डिसीजंस को। पर सेंट्रलाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो केवल टॉप मैनेजमेंट के पास होती है। डिसेंट्रलाइजेशन में जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो ओपन होता है और फ्री होता है, लेकिन सेंट्रलाइजेशन में आप लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करते हो, हर एक हिरारिकी को फॉलो करते हो। डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होता है, और सेंट्रलाइजेशन जो होता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। डिसेंट्रलाइजेशन में जो डिसीजन लेने की स्पीड होती है वो फास्टर होती है, बट सेंट्रलाइजेशन में कंपैरेटिवली स्लो रहती है। और डिसेंट्रलाइजेशन में जो पीपल होते हैं बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे होते हैं, वो हर एक लोग हर एक काम में इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो मोटिवेटेड भी रहते हैं उस वजह से काम करने के लिए। बट सेंट्रलाइजेशन में कुछ ही लोग होते हैं जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से वो डीमोटिवेटेड भी रहते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली यहाँ पे झगड़े होने के चांसेस, जैसे मैंने आपको बताया था, कॉन्फ्लिक्ट्स या क्राइसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन सेंट्रलाइजेशन में आपकी ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत रेयर होती है। डिसेंट्रलाइजेशन में आप काम को शेयर करते हो, बर्डन आपके पास इसलिए कम होता है। और सेंट्रलाइजेशन में जो केवल एक ही ग्रुप होता है उसी के पास सारा का सारा बर्डन होता है, तो वो काम करने पे वहाँ पे डिफ़िकल्टीज आती है। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो इनस्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। और सेंट्रलाइजेशन मोर स्टेबल होता है रिलेटिवली कंपेयर टू डिसेंट्रलाइजेशन। तो वहाँ पे स्टेबिलिटी फैक्टर अगर हम देखें कि कौन ज़्यादा स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, तो डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा स्टेबल होता है, सॉरी सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू डिसेंट्रलाइजेशन। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच and keep learning with Help Guru 1. All the very best. If you people have any kind of doubt, so please post your comment.